हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त एकदम। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहां आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज करंट अफेयर कुछ नहीं पढ़ेंगे। हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर क्लास 11th एंड 12th, और वो है नेमिंग केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग जानते ही हैं कि केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप क्लास 11th और 12th में एंटर करेंगे तब भी सब कोई आपको बता देगा कि अगर आपको केमिस्ट्री में पकड़ बनानी है तो आप केमिकल रिएक्शन को मजबूत करिए आप अपने। तो अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग केमिकल रिएक्शंस को ही पढ़ लें। तो अगर बात की जाए क्लास 12th में तो बोला जाता है कि उसमें नेमिंग रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो चलिए हम लोग नेमिंग रिएक्शन को ही पढ़ लेते हैं। अगर आप अपने बुक से नेमिंग रिएक्शन को ढूंढ के लिखना सोचेंगे तो ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा। फिर आप उसको ढूंढने के बाद लिखेंगे और उसके बाद से आपको समझने में बहुत समय लगेगा। इसलिए हम लोग हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आपको नेमिंग रिएक्शन ढूंढना ना पड़े। ये वीडियो देख के आप तुरंत नोट कर लें और हम एक्सप्लेन भी करेंगे अच्छी तरीके से ताकि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर ये नेमिंग रिएक्शन आपको जानना है और कॉपी में नोट करना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री की क्लास 12th की ऑल नेमिंग ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो फिर चलिए हम उन ऑल नेमिंग रिएक्शंस को पहले जान लेते हैं कौन कौन से रिएक्शंस हैं वो। तो ये हमने वो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस ला दिया है आपके लिए, जिसमें ये सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। टोटल 22 रिएक्शंस हैं। जिसको मैंने स्काई ब्लू कलर से किया है वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आप देख लीजिए, आप कॉपी में एक जगह नोट कर लीजिए ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप ये अपने आप को क्लियर कर दें कि हमने ये सारे रिएक्शंस पढ़े हैं, इसमें से कोई रिएक्शन छूटा तो नहीं है। आप ये एक झटके में देख के पता लगा लेंगे अगर आप ये नोट किए होंगे अपने कॉपी में। तो ये 7 तक वुडज़ फिटिंग रिएक्शन है। उसके बाद से ये कोल्बे रिएक्शन, जिसको मैंने पिंक कलर से लिखा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो फिर 16 तक कैनिजारो रिएक्शन है, ये आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। उसके बाद हमारे पास जो बचे हुए रिएक्शंस हैं ये वोल्हार्ट जेनरिस्काई रिएक्शन था कि ये आप सारे कॉपी में नोट कर लीजिए और नोट करके एक जगह रख लीजिए। रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए अब हर एक रिएक्शंस को हम लोग समझ लेते हैं और जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं उसको जानेंगे। ये चैप्टर 1 आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नहीं है। ये जो चैप्टर 1 है वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर हैं उसमें से जो चैप्टर 1 है वो है हेलो एल्केन्स। एनसीईआरटी के आपके बुक में ये लगभग 9वां 10वां या फिर ये 9वां 10वां 11वां चैप्टर में से कोई एक चैप्टर है ये। तो खैर उससे हमको क्या मतलब है, हमको तो बस हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है उनके नेमिंग रिएक्शन को जानना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले नेमिंग रिएक्शन पे चलते हैं जो है सेड-मेयर्स रिएक्शन। तो सेड-मेयर्स रिएक्शन के लिए हमारे पास एनिलीन होना चाहिए। ये देखिए ये एनिलीन है, बेंजीन पे NH2 लगाने के बाद हमको एनिलीन मिल जाता है। तो उसको हम लोग को इन रीजेंट्स के साथ ट्रीट करना है। जो रीजेंट है उसको मैंने ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है NaNO2 और HX। जब आप NaNO2 और HX को कंबाइन करके करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा HNO2। तो आप इनके जगह HNO2 भी लिख सकते हैं। ये रीजेंट हो गया। और टेम्परेचर दिया हुआ है 273 से 278 केल्विन होना चाहिए। इसको आप 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं, आप कन्वर्ट करके देख लीजिए। तो जब हम एनिलीन को HNO2 के साथ ट्रीट करेंगे तो होगा ये कि हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड मिल जाएगा। अब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कैसे मिलेगा, ये देखिए HNO2 का एक N इस N के साथ आ जाएगा और ये जो X है वो जुड़ जाएगा और बाकी सब माइनर प्रोडक्ट बनेंगे तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमको बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड मिल जाएगा। अब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को हम लोग तोड़ मरोड़ के देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड में क्या था, ये था बेंजीन
और ये N2 पे प्लस था और X माइनस था, तो इसे हम लोग बेंजीन कहते हैं। और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा डाइजोनियम। ये जो N2 पे प्लस है वो हो जाएगा डाइजोनियम। और ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये हैलाइड है। अगर आप इसके जगह क्लोरीन पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर ब्रोमीन पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा बेंजीन, ये हो जाएगा डाइजोनियम, ये हो जाएगा ब्रोमाइड। तो ऐसे आप क्लोराइड और ब्रोमाइड पुट करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड बना सकते हैं। तो ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, हम लोगों ने जान लिया कैसे आया और ये होता क्या है। अब हम लोग जानेंगे, हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता कि यहाँ जो N2 होता है वो N2 वो इस फॉर्म में होता है, N डबल बॉन्ड N, और इस पे प्लस होता है और ये X माइनस होता है। इसी को हम लोग ये लिखते हैं N2 प्लस और X माइनस। उसके बाद से ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड से आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जिसमें से एक प्रोडक्ट एराइल हैलाइड भी है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमें Cu2X2 से इसको रिएक्ट करा देना है। उसके बाद से हमको ये एराइल हैलाइड मिल जाएगा, ये है एराइल हैलाइड, और N2 बाहर निकल जाएगा। तो यही प्रोडक्ट हमको चाहिए था, एराइल हैलाइड। और इससे काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, जैसे बेंजीन, फेनॉल। और इसके जगह X के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। ध्यान रखने वाली बात यही है कि हम लोग X के जगह केवल क्लोरीन और ब्रोमीन को ही पुट कर सकते हैं। X के जगह हम लोग आयोडीन और फ्लोरीन नहीं पुट कर सकते। अब हम लोग को अगर आयोडोबेंजीन बनाना हो या फिर फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो क्या करेंगे, इस रिएक्शन से तो हमको केवल क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन मिलेगा ना, लेकिन आयोडोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमारे पास दूसरा रिएक्शन है। तो चलिए उस रिएक्शन को जान लेते हैं। ये रिएक्शन तो आप नोट कर लीजिए, एंड वी विल होप दैट ये रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तो अब हमारा दूसरा रिएक्शन है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड से हम केवल क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, परंतु इस रिएक्शन से हम आयोडोबेंजीन तो नहीं बना सकते, लेकिन अल्काइल हैलाइड में अल्काइल आयोडाइड ज़रूर बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप अल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि इससे आप अल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते। अगर आप सोचेंगे कि इस रिएक्शन से हम अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है वो केवल अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए है। तो चलिए इस रिएक्शन को जान लेते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, बस RX लेना है आपको, जहाँ पे R प्लस में हो जाएगा और X माइनस में हमेशा की तरह, और यहाँ पे आपके पास NaI से रिएक्ट कराना है, जहाँ Na प्लस और I माइनस में रहता है। तो इसके बाद से आपको क्या करना है कि जो प्लस वाला है उसको माइनस के साथ जोड़ देना है, और जो माइनस वाला है उसको प्लस के साथ जोड़ देना है। तो प्लस वाले को जब आप माइनस के साथ जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, Ri, जो हमको चाहिए था। और इधर प्लस वाले को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो NaX ये बाहरी प्रोडक्ट के तौर पे आ जाएगा आपके पास। हमारा जो प्रोडक्ट है वो Ri मिल जाएगा हमको आसानी से। किस रिएक्शन से, फिंकलस्टीन रिएक्शन से हम अल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं। आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर हमको अल्काइल आयोडाइड बनाना है तो उसके लिए हम फिंकलस्टीन रिएक्शन को ही यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग इस स्वार्ट्स रिएक्शन की, कि अगर हमको अल्काइल आयोडाइड तो यहाँ बना लिए, लेकिन अगर अल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो हम कहाँ से बनाएंगे, उसके लिए हम स्वार्ट्स रिएक्शन को यूज करेंगे। करना कुछ नहीं है, इसमें भी RX को ही लेना है, जिसमें हम लोग RX लिए थे तो यहाँ पर सिंपल R को CH3 करके दे दिया है, तो ये प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में, और AgF। और स्वार्ट्स रिएक्शन में आपको 3D के मेटल फ्लोराइड को लेना है, तो 3D के मेटल फ्लोराइड हो जाएगा AgF, जिसमें ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। इसमें भी वही काम करना है, प्लस वाले को माइनस के साथ जोड़ देना है और इधर माइनस वाले को प्लस के साथ जोड़ देना है, तो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 फ्लोराइड, ये हो जाएगा अल्काइल फ्लोराइड, और ये AgBr हमको साइड प्रोडक्ट में मिल जाएगा। तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे वुड्स रिएक्शन को। तो वुड्स रिएक्शन में आपको अल्काइल हैलाइड का
दो ठे लेना है, दो ठे अल्काइल हैलाइड लेंगे आप और उसको 2Na से रिएक्ट करा देंगे। और वुड्स रिएक्शन आपको किस लिए चाहिए? आपको एल्केन्स बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन का प्रयोग करेंगे। अगर आपको किसी भी रिएक्शन से एल्केन बनाना है तो उसके लिए आप वुड्स रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं होगा क्या। जैसे कि हम लोग जानते हैं R प्लस में होगा और X माइनस में होगा, और तो क्या होगा कि ये जो Na है वो X के साथ मिल जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा 2NaX। चूँकि यहाँ X भी 2 है और Na भी 2 है तो 2NaX हमको मिल जाएगा। अब हमारे पास जो बचा रह जाएगा 2R, तो वो R के फॉर्म में बन जाएगा। तो हमारे पास मिल जाएगा क्या? एल्केन्स हमको आसानी से मिल जाएगा। और आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, हम अपने वुड्स रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने 2RX लिया था और 2Na के साथ ट्रीट कर दिया था, तो हमको RR मिल गया था और 2NaX मिल गया था। मैं ये रिएक्शन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वुड्स फिटिंग रिएक्शन भी इसी के से कुछ सिमिलर है। हमने यहाँ पर 2R लिया था एल्केन्स बनाने के लिए, परंतु हम यहाँ पर 2R नहीं लेंगे, हम एक R को अरेंज के फॉर्म में लेंगे। देखिए हमारे पास एक RX मिल जाएगा, हम लोग 2RX को ये भी तो लिख सकते हैं RX प्लस RX, तो हम लोग एक RX तो लिखेंगे, जैसे एक RX यहाँ पर लिख दिए और 2Na इसमें भी लिखना था तो इसमें भी हम लोग 2Na लिखेंगे। लेकिन जो ये एक RX बचा है उसको हम लोग ये R के जगह हम लोग बेंजीन का यूज करेंगे, और बाकी सब कुछ सेम है, बस एक R की जगह बेंजीन यूज कर लेंगे। उसके बाद से हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, जैसे इस रिएक्शन में 2NX बना था वैसे ही इस रिएक्शन में भी हमारे पास 2NX बन जाएंगे। लेकिन और होगा क्या, इस रिएक्शन में हमारे पास एक R बना था और एक R बना था, और इस रिएक्शन में जैसे हम लोग इस R को बेंजीन से रिप्लेस कर दिए थे वैसे ही प्रोडक्ट में भी इस R को बेंजीन से रिप्लेस कर देंगे और बाकी सब सेम रहेगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं फिटिंग रिएक्शन पे। फिटिंग रिएक्शन भी कुछ सिमिलर है उन दोनों रिएक्शन से भी। आप ध्यान से देखेंगे अगर वुड्स रिएक्शन को, तो उसमें हम लोगों ने 2RX को यूज किया था और 2Na के साथ ट्रीट किया था। प्रोडक्ट क्या बना था, RR प्लस 2NaX। और वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हम लोगों ने एक R को बेंजीन से रिप्लेस कर दिया था, और इस रिएक्शन में हम दोनों R को बेंजीन से रिप्लेस कर देंगे। इसीलिए हम लोग 2R की जगह 2 बेंजीन और X लिखेंगे और बाकी सब सेम रखना है रहेगा। एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि तीनों रिएक्शन में ईथर का प्रेजेंस रखना है। जो रिजेंट है उसको मैंने ग्रीन पेन से लिखा हुआ है ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो बाकी सब सेम रहेगा। जैसे उसमें हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बन रहा था, 2R बन रहा था, इसमें हम लोग 2 बेंजीन बना देंगे क्योंकि हम लोगों ने R को बेंजीन से रिप्लेस किया हुआ था, इसलिए हम लोग डाइफेनिल बनेगा इसमें। और साइड प्रोडक्ट सेम रहेगा 2NaX। तो ये रिएक्शन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आप जब भी भूलें उसको तुरंत निकाल के रिवाइज कर लें। तो चलिए हम अपने 7th रिएक्शन पे चलते हैं जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 ठे आ जाएगा, इसका 2 पार्ट। पहला हो जाएगा एल्काइलेशन और दूसरा है एसाइलेशन। तो हम दोनों को समझेंगे और दोनों में डिफरेंस भी जानेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट में अल्काइलेशन। तो सबसे पहले आप क्लोरोबेंजीन लेंगे, उसके बाद से CH3Cl के साथ रिएक्ट कर देंगे और उसमें हमारा रिएजेंट क्या रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3। ये हो जाएगा लुईस एसिड। तो आप क्लोरोबेंजीन को CH3Cl के साथ रिएक्ट कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंट में। अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये देखिए कि यहाँ से CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा। Cl, ये जो Cl है CH3 का, CH3Cl में जो Cl है वो AlCl3 के साथ जुड़ जाएगा और इसमें का CH3 ऑर्थो पे और पैरा पे दोनों पे अटैक करके 2 ठे प्रोडक्ट बना लेगा। पहले ऑर्थो पे अटैक करेगा इसमें का CH3, फिर पैरा पे अटैक करेगा। तो देखिए हमारे पास 2 ठे प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया 1 क्लोरो, देखिए
ये मान लीजिए हम लोग इसको मिथाइल बेंजीन ले लेते हैं, तो ये 1 पे क्लोरो लगा है, तो हम बोल देंगे इसको 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ये हमारा हो गया पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे पैरा पे CH3 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा नहीं, ये मान लीजिए क्लोरो को हम लोग 1 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन के आया, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो इस प्रकार हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन बात ये है यहाँ पे कि माइनर प्रोडक्ट कौन बनेगा और मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा। तो ये जहाँ CH3 पैरा पे अटैक करेगा वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। मेजर प्रोडक्ट ये क्यों बनेगा, ड्यू टू सिमेट्रिक होने की वजह से ये पैरा पे जो मिथाइल ग्रुप अटैक किया है उसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ऑर्थो पे मिथाइल ग्रुप जो अटैक करेगा वो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन। अब हम बात करेंगे एसाइलेशन की। तो ये रहा हमारे पास एसाइलेशन में भी हम लोग क्लोरोबेंजीन लेंगे। हमारे पास रिएजेंट भी सेम रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3। बस हमको दोनों में इसमें चेंज क्या करना है कि हम लोग एल्काइलेशन में इसकी जगह CH3Cl लिए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग COO कार्बोनिल ग्रुप जोड़ देंगे और बाकी सेम हो जाएगा प्रोडक्ट में भी यहाँ हम लोग एल्काइलेशन में CH3 जोड़ रहे थे, लेकिन एसाइलेशन में कार्बोनिल ग्रुप जोड़ेंगे, उसके बाद CH3 जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा 2 क्लोरो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 क्लोरो एसीटोफेनोन। ये पूरा टर्म क्या होता है, ये पूरा टर्म एसीटोफेनोन है, और इसमें 2 के जगह 2 पे क्लोरो जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो एसीटोफेनोन। अब हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट क्या बन के आया है, यहाँ पे ऑर्थो पे जुड़ा था ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला ग्रुप, और यहाँ पर पैरा पे जुड़ जाएगा ये वाला ग्रुप। तो इसका ये हो जाएगा 1 2 3 4 क्लोरो एसीटोफेनोन। तो हमारे पास अब बात करते हैं कि दोनों में से मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन है। तो चूँकि इसमें सिमेट्रिक है तो ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और ये तो माइनर प्रोडक्ट है ही ड्यू टू सिमेट्रिक। तो हम लोगों ने यहाँ पर एल्काइलेशन और एसाइलेशन को देख लिया है, और दोनों में डिफरेंस भी देख लिया है, और अच्छे से हम लोगों ने इसको समझ भी लिया है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे रिएक्शन पे चलते हैं। तो फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का जितना रिएक्शन था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर 2 आ गया है। चैप्टर का नाम है एल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स। तो इसमें जितने नेमिंग रिएक्शन है आइए उनको देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये देखने में तो बहुत ही लेंदी दिखता है, लेकिन है उतना ही इजी। जितना लेंदी दिखने में लग रहा है ये उतना ही इजी है। तो आप इसको स्किप मत कर दीजिए, इसको समझ लीजिए ताकि आपको इस रिएक्शन से मुक्ति मिल जाए। आपको इस रिएक्शन को देख के कोई भी डिप्रेस ना हो आप, और ना ही आपको टेंशन हो इस रिएक्शन को देख के। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। आइए समझ लेते हैं इसको। तो इसमें आपको लेना क्या है, सबसे पहले आपके पास रिएक्टेंट क्या है। आपके पास रिएक्टेंट है प्रोप1इन। तो प्रोपीन को आपको HBH2 का होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करा देना है। उसके बाद से आपको कुछ करना नहीं है, इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगा दीजिए। मतलब H उस टर्म के साथ जाकर जुड़ेगा जिसके पास H कम हो। तो ये देखिए यहाँ पे CH के पास H कम है, ये जब डबल बॉन्ड आप हटाएंगे तो इसमें का H इसके साथ आके लग जाएगा। देखिए प्रोडक्ट में क्या हुआ है, CH के साथ H आके लग गया है, और ये जो CH2 है CH2 में BH2 लग जाएगा। देखिए CH2 में BH2 लग गया है। अभी यहीं हमारा ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी हमको अभी रिएक्ट कराना है। फिर आगे हम कैसे रिएक्ट कराएंगे, एक बार और हम लोग प्रोप1इन को लेंगे। देखिए ये लिया हमने। उसके बाद होगा क्या कि जिस प्रकार इसमें से H आके यहाँ लगा था, उसी प्रकार देखिए इसमें का BH2 में का एक H आके यहाँ जुड़ जाएगा। इसमें फिर से एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, और BH2 का जो H है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और BH इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑलरेडी ये हमारे पास है, फिर एक और यही टर्म बन जाएगा। तो CH3, ये देखिए CH3 CH2 हम लोग लिख लेंगे। जब इसको हमने इससे रिएक्ट कराया तो हमें फिर से वही प्रोडक्ट बना, तो यहाँ पे हम ट्वाइस ले लेंगे। हमारे पास फिर बचा क्या H तो हम लोग इसमें जोड़ दिए, तो बचा क्या BH, तो यहाँ पे हम लोग BH लिख देंगे। फिर हम लोग वही करेंगे जो यहाँ पे किए थे, एक बार और प्रोप1इन लेंगे, और इसमें का जो H है वो यहाँ H जोड़ देंगे। देखिए यहाँ का H हटा के
यहाँ पे H जोड़ देंगे हम लोग तो यहाँ CH2 हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो हमारे पास 2 से एक और मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा यहाँ पर, और बच क्या जाएगा, केवल B बच जाएगा। तो इस प्रोडक्ट आने के बाद हमको कुछ नहीं करना है, ये रिएक्टेंट लेंगे, वाटर लेंगे, उसके बाद से अल्कोहल लेंगे और H2O2 लेंगे, उसके बाद से कुछ नहीं करना है। ये जो 3 है वो डायरेक्ट यहाँ आके लग जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट ये हो जाएगा और इसके साथ OH जुड़ जाएगा। हमारे पास बन क्या जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा और ये साइड प्रोडक्ट में मिल जाएगा हमको। तो आप लोगों ने देखा कि ये कितना इजी रिएक्शन था, कुछ करना था नहीं, बस इसको रिएक्ट कराना था। उसके बाद से हम एंटी मार्कोनी का रूल लगा देते तो H इसका इसमें आके जुड़ जाता, फिर हमको प्रोप1 इन 2 बार जोड़ देते तो हमारे पास ये आ जाता। उसके बाद ये 3 यहाँ लगा देते और अल्कोहल जोड़ देते, इससे रिएक्ट कराने के बाद तो हमारे पास प्रोपेन 1 ऑल आ जाता बहुत ही आसानी से। तो चलिए इस चैप्टर के हम दूसरे रिएक्शन पे चलते हैं। अब हमारे पास जो रिएक्शन आता है वो है कोलबेज रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था पिंक कलर से लिख के कि कोलबेज रिएक्शन और रीमर-टीमन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों एक ही टाइप का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोलबेज रिएक्शन की जगह रीमर-टीमन रिएक्शन लिख देते हैं और रीमर-टीमन रिएक्शन की जगह कोलबेज रिएक्शन लिख के वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं और दोनों में डिफरेंस जानेंगे तो हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हमारे दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि कोलबेज रिएक्शन क्या होता है और रीमर-टीमन रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोलबेज रिएक्शन क्या होता है। इसमें हम लोगों को लेना है फेनॉल, हम लोगों ने फेनॉल लिया, ठीक है भाई। अब इसको हम लोग रिएक्ट करा देंगे NaOH से। तो ये देखिए हमारे पास मिलेगा क्या, Na+OH-। तो ये OH और ये OH, इसमें का H और इसमें का OH दोनों मिलकर वाटर निकाल लेगा। तो हम लोग वाटर बाहर निकाल देंगे, किससे, OH से और इस OH से। H2O बन जाएगा, H2 निकाल देंगे, हमारे पास बचा क्या, ONA। तो देखिए यहाँ पे ONA बन जाएगा, O-Na+। तो ये मिल गया। उसके बाद से ये तो इंटरमीडिएट के फॉर्म में मिला। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है सैलिसिलिक एसिड। आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए कि कोलबेज रिएक्शन से हमको सैलिसिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा इसमें। तो उसके बाद से जब हमारे पास ये टर्म आ जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा, उससे हमको 2 रिएजेंट से जो रिएक्ट करा देंगे, CO2 और H+। जब हम CO2H+ से रिएक्ट करा देंगे तो इसमें का जो Na है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और फेनॉल जुड़ जाएगा और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाएगा। बस आपको ये रिएजेंट ऐड करना है। ये इंटरमीडिएट बनाने के बाद आप रिएजेंट ऐड करिए CO2 और H+। उसके बाद से आप डायरेक्ट सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं, जिसको हम लोग ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोलबेज रिएक्शन को देख लिया। अब चलिए हम लोग रीमर-टीमन रिएक्शन को देख लेते हैं और उनके बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो आप लोग देखिए कि हम लोग कोलबेज रिएक्शन में फेनॉल लिए थे और रीमर-टीमन रिएक्शन में भी फेनॉल से रिएक्टेंट फेनॉल ही लेंगे, तो ये सिमिलैरिटीज हो गया। अब देखिए कोलबेज रिएक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले NaOH से रिएक्ट कराया था, लेकिन रीमर-टीमन रिएक्शन में आपको क्लोरोफॉर्म भी लेना है, CH-Cl3। तो इसमें क्या होगा, NaOH से तो H2O बाहर निकल ही जाएगा और यहाँ पे आपको O-Na+ मिल जाएगा। यहाँ से ये हो गया O-Na+ और ये OH इससे H से रिएक्ट करके H2O बाहर निकल जाएगा। और साथ ही क्लोरोफॉर्म से हम यहाँ CH-Cl2 भी लिख देंगे, तो ये मिल जाएगा हमको क्या, इंटरमीडिएट के फॉर्म में। उसके बाद से एक बार और हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर क्या होगा, ये CH-Cl2 CHO यानी एल्डिहाइड से रिप्लेस हो जाएगा। देखिए NaOH से रिएक्ट कराने के बाद हमको CH-Cl2 की जगह CHO मिल गया। उसके बाद से कुछ नहीं करना है, बस एक बार और H+ से रिएक्ट कराने के बाद आपको सैलिसल्डिहाइड मिल जाएगा। अब आपको हम लोग को डिफरेंस देखना है रीमर-टीमन रिएक्शन में और कोलबेज रिएक्शन में। तो कोलबेज रिएक्शन में हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिला था, सैलिसिलिक एसिड, मतलब उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा था। लेकिन रीमर-टीमन रिएक्शन में हमको एल्डिहाइड जोड़ना है, यहाँ पर CHO जोड़ना है। बच्चे यही गलती करते हैं कि यहाँ पर COOH जोड़ के इसको सैलिसिलिक एसिड बना देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि रीमर-टीमन रिएक्शन में हमको एल्डिहाइड जोड़ के सैलिसल्डिहाइड बनाना है। तो हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पे रीमर-टीमन रिएक्शन और कोलबेज रिएक्शन के बीच का डिफरेंस भी देख लिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा 4 इस चैप्टर का, विलियमसन सिंथेसिस। ये भी काफ़ी इजी रिएक्शन है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। आपको लेना है RX, जिसमें
R प्लस में होगा और X माइनस के फॉर्म में होगा। और साथ ही लेना है आपको RON है, जिसमें मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर दो लोन पेयर बना दिया है, जिस पे O के पास निगेटिव चार्ज रहेगा और N के प्लस चार्ज रहेगा। तो ये देखिए, ये माइनस वाला टर्म Na के साथ जुड़ के NaX साइड प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा और बाकी का जो ये R है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, ईथर। ROR जुड़ के बन जाएगा। चलिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग RCl लेंगे, X की जगह हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन ले सकते हैं। तो यहाँ पे R हो जाएगा प्लस और Cl हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हमारे पास O माइनस में है, N प्लस में है। तो आप ध्यान से देखिए, ये माइनस Na प्लस के साथ जुड़ के NaCl साइड प्रोडक्ट बना लेगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये R यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हमारे पास ईथर आराम से बन जाएगा। तो इस चैप्टर के हम लोगों ने, इस चैप्टर में 4 रिएक्शन थे और हम लोग चारों रिएक्शन को कवर कर लिए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर के रिएक्शंस पे चलते हैं। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 3 पे हम लोग आ गए हैं, जिसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के रिएक्शंस को जान लेते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन है रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सबसे पहले हम लोग को बेंजोइल क्लोराइड लेना है रिएक्टेंट में। ये क्या है, ये है बेंजोइल क्लोराइड। और आपको बस ध्यान में ये रखना है कि हमारे पास प्रोडक्ट जो आएगा वो बेंजल्डिहाइड आएगा। आपको यही 3 चीज़ ध्यान रखना है इस रिएक्शन में, कि आपके पास रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या आएगा और रीजेंट क्या लिया है आपने। ये जो रीजेंट है उसको हम लोग लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीजेंट है ये। आपसे ये भी पूछ सकता है कि रोजनमुंड रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पिछले ईयर्स क्वेश्चन में भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये कैटलिस्ट का नाम आप लोग याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए। इस क्या है ये कैटलिस्ट, H2PDBaSO4, जो कि ऑक्सीडेशन का पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है। यहाँ से बेंजोइल क्लोराइड का पार्शियल ऑक्सीडेशन करके ये डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बना लेगा। आप तीनों चीज़ लर्न कर लीजिए कि रोजनमुंड रिएक्शन में बेंजोइल क्लोराइड रीजेंट होता है, रिएक्टेंट होता है। रीजेंट हमारा होता है लिंडलर कैटलिस्ट यानी H2PDBaSO4 जो पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो बेंजल्डिहाइड होता है। बस ये इतना ही चीज़ है इस रिएक्शन में। चलिए अब हम लोग दूसरे रिएक्शन पे चलते हैं। तो अब हमारा दूसरा रिएक्शन है स्टीफेंस रिएक्शन। ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको पिंक कलर से मार्क किया था, यानी इसको आपको किसी भी कीमत पे लर्न करना ही है। तो इसमें आप जो रिएक्टेंट लेंगे वो होगा RCN। यहाँ पे RCN किस फॉर्म में है, RC ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में है यहाँ पर RCN। तो आपको RCN को SnCl2 और HCl के साथ रिएक्ट करवाना है। जब SnCl2 और HCl के साथ आप रिएक्ट करेंगे तो ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूटने के बाद आप एक HC को दे दीजिए और एक HN को दे दीजिए। तो आपके पास क्या मिलेगा, RCH डबल बॉन्ड NH। कुछ हुआ नहीं है, बस यहाँ से 3 बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड से हमने एक बॉन्ड तोड़ दिया है और C को एक H दिया है और N को एक H दिया है। हम लोग जब एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो इनका वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए H तो देंगे ही। तो यही हुआ यहाँ पर, R के साथ CH जुड़ गया, डबल बॉन्ड N के साथ H जुड़ गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस आपको हाइड्रोलिसिस कर देना है। उसके बाद आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। आसानी से आप एल्डिहाइड बना सकते हैं स्टीफन रिएक्शन का प्रयोग करके। बस आपको याद ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर साइनाइड लेंगे, जिसको SnCl2 और HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे। रिएक्ट कराने के बाद आप यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ के दोनों को एक एक H दे देंगे, तो आपके पास बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराने के बाद आपके पास एल्डिहाइड आसानी से आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, जो है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में आपको टोल्यून लेना है और टोल्यून को इससे रिएक्ट करा देना है। जब आप इससे रिएक्ट कराएंगे किसके प्रेजेंट में, CH2 के प्रेजेंट में, जो पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है। तो क्या होगा कि यहाँ CH3 है, एक H हट के ये पूरा टर्म जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, CH3 से हम लोगों ने 2 H को हटाया। कितना, 2 H हटाएंगे। उसके बाद से हमारे पास 2 H हटा के हम लोग ये टर्म पूरा जोड़ देंगे। उसके बाद से कुछ नहीं करेंगे, इसका H2A के प्रेजेंस में रिएक्ट करा देंगे, तो हमारे पास एल्डिहाइड बन के तैयार हो जाएगा।
ये भी रिएक्शन काफ़ी इजी था। टोल्यून लेना था जिसको CrO2Cl2 के साथ रिएक्ट करना था इन प्रेजेंस ऑफ CH2, जो पार्शियल ऑक्सीडेशन कर देगा तो हमारे पास क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद से हम लोग उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड बन के तैयार हो जाएगा हमारे पास। ये रिएक्शन आप कॉपी में नोट कर लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वह है गटरमैन कोच रिएक्शन। ये रिएक्शन भी काफ़ी इजी है। आप देखिए इस नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है। प्रोडक्ट में देखिए CHO है। क्या है? CHO। ये क्या होता है? एल्डिहाइड। यानी आपको प्रोडक्ट में एल्डिहाइड बनाना है। और रिएक्टेंट में आपको कुछ नहीं लेना है। रिएक्टेंट में आप केवल बेंजीन ले लीजिए। उसके बाद से आपको ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने रीजेंट क्या यूज किया है, COHCl एनहाइड्रस AlCl3 या फिर क्यूप्रिक क्लोराइड। ये हो जाएगा लुईस एसिड। तो आपके पास प्रोडक्ट तो पता ही चल गया, बेंजाल्डिहाइड आ जाएगा। आप रिएक्टेंट याद कर लीजिए, बेंजीन है, और रीजेंट याद कर लीजिए COHCl एनहाइड्रस AlCl3। तो फिर ये रिएक्शन भी काफ़ी इजी था। हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वह है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप को लिया गया है। कार्बोनिल ग्रुप को जिंक अमेलगम के साथ रिएक्ट करा देंगे और इन वाटर के प्रेजेंस में क्या करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप को जिंक अमेलगम के साथ रिएक्ट कराएंगे वाटर के प्रेजेंस में, तो हमारे पास ये एल्केन बन के तैयार हो जाएगा और साथ में H2O भी साइड प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। क्या करना है, सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप लेना है, जिंक अमेलगम के प्रेजेंस में रिएक्ट करा देंगे तो हमको एल्केन बन के तैयार हो जाएगा। बस यही है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हुआ है जिंक अमेलगम के प्रेजेंस में और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है वह क्या है, एल्केन। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, वुल्फ किस्नर रिएक्शन। तो इसमें भी आपको कार्बोनिल ग्रुप ही लेना है, लेकिन आप क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में जो रीजेंट लिए थे वह जिंक अमेलगम था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन लेना है आपको। ध्यान दीजिए एक बार और, कार्बोनिल ग्रुप लीजिए, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में H2O बाहर निकाल दीजिए, फिर आपके पास ये टर्म बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद से QOH इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट करा के हीट कर दीजिए तो इसमें भी एल्केन बन के तैयार हो जाएगा और साइड प्रोडक्ट में N2 गैस बाहर निकल जाएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर आपको लेना है कार्बोनिल ग्रुप, उसके बाद से हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराना है तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद से जब आप KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो आपको एल्केन बन के मिल जाएगा और N2 साइड गैस के रूप में निकल जाएगा। तो चलिए अब हम अपने 7th रिएक्शन पे चलते हैं, एल्डोल रिएक्शन। एक्चुअली इसका नाम जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर लिखा है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, लेकिन इसे शॉर्ट में एल्डोल रिएक्शन कहा जाता है। तो इस रिएक्शन को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रिएक्शन वही देते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। क्या हो? अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसके पास हो, सिर्फ वही वो रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। अब ये अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पे देखिए इस रिएक्टेंट के साथ जो ग्रुप जुड़ा है CHO, उसके साथ जो कार्बन जुड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, अल्फ़ा कार्बन। ये हो जाएगा अल्फ़ा कार्बन। और इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उससे हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, ये जो ग्रुप लगा है, जो भी ग्रुप जुड़ा हो, मान लीजिए यहाँ पर एल्डिहाइड जुड़ा है, अगर OH जुड़ा हो, यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ तो एल्डिहाइड जुड़ा है, अल्कोहल भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, तो ग्रुप का कार्बन नहीं देखना है। आप जो ग्रुप जुड़ा है उसके बगल में जो कार्बन जुड़ा है उसको हम लोग अल्फ़ा कार्बन कहेंगे और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसको हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे। तो इस रिएक्टेंट के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट एल्डोल रिएक्शन बना सकता है। और साथ ही हम आपको यही बता दें कि बीटा कार्बन क्या होता है। मान लीजिए
इस कार्बन के साथ में अगर और कोई कार्बन जुड़ा होता तो उस कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल ये देख लीजिए CH3, CH2, CHO, ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ा कार्बन। इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और ये क्या हो जाएगा? इस जो अल्फ़ा कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा है उसे हम लोग बीटा कार्बन कहेंगे, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसको हम लोग बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। लेकिन वैसे यहाँ पर बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ऑल्डोल रिएक्शन वही देंगे, वही रिएक्टेंट देंगे जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि इस रिएक्टेंट के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको डिल्यूटेड NaOH, ये ध्यान में रखना है कि एल्डोल रिएक्शन में हम लोग बेस का प्रयोग करते हैं और वो डिल्यूटेड होता है, ना कि कंसनट्रेटेड। तो जब हम लोग डिल्यूटेड NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास होगा क्या? देखिए यहाँ पर हमने इसका 2 यूनिट लिया था, तो टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे? 4 कार्बन हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4। इसके पास CHO है, इसके पास भी CHO ही है, इसके पास क्या है? CH3 हो जाएगा। और ये देखिए इसका बैलेंस CH2 से पूरा हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ से इसको हटाएंगे। ये देखिए यहाँ पे H तो होगा नहीं, सिर्फ C होगा। हम लोग करना क्या है कि ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और यहाँ एक H दे देंगे और C के पास H दे देंगे। तो देखिए हमारे पास ये बन के आ जाएगा। हमारे पास देखिए ये CHO है और ये CH2 है, ये CH3 है, और यहाँ पर जब हम लोग एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन की बैलेंस पूरा करने के लिए CH दे देंगे और OH जोड़ देंगे। तो इस जो ये प्रोडक्ट बना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रोसेस है उसको हम लोग एल्डोल कहते हैं। एल्डोल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 टर्म था, तो एक टर्म के पास एल्डिहाइड था, तो वो एल्डिहाइड टर्म एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। इसलिए देखिए एल्ड मतलब एल्डिहाइड और एल्कोहल का OL, इस पूरे रिएक्शन में एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए इसको हम लोग एल्डोल कहते हैं। तो जब हमारे पास एल्डोल बन जाएगा उसके बाद से जब हम हीट दे देंगे तो हमारे पास बन जाएगा ब्यूट-2 इनाल। देखिए कैसे बनेगा? यहाँ क्या है? OH है और यहाँ क्या है? CH2। मतलब ये एक H हम हटा के यहाँ पर एक H जोड़ सकते हैं। जी हाँ सर, जोड़ सकते हैं। देखिए ये भी तो CH2 ही हुआ, CH2 और यहाँ पे CH2। तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? H2O। जब हम लोग हीट देंगे तो उस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। हीट देने के बाद यहाँ से H2O देखिए बाहर निकल गया। ठीक है, हमारे पास बचेगा क्या? ये है CH3, यहाँ बचेगा CH। वैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा और ये हो जाएगा CH-CHO। देखिए आप कितने आसानी से हमें प्रोडक्ट मिल गया, ब्यूट-2 इनाल। इस प्रोसेस को कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और यहाँ से जब एल्डोल से ये प्रोडक्ट बना उस प्रोसेस को कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। अब जब ये रिएक्टेंट से हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा इसको कहेंगे एल्डोल। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले रिएक्शन पे चलते हैं, रिएक्शन नंबर 8 पे। तो हमारा 8वां रिएक्शन है केनिजारो रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को मैं बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एल्डोल रिएक्शन वही देते हैं जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? अल्फ़ा हाइड्रोजन। लेकिन ये जो केनिजारो रिएक्शन है सिर्फ वही देते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं हो। देखिए इस टर्म के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है क्या? देखिए यहाँ पर ये जो पूरा ग्रुप है ये तो कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा ना। अब जब इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई कार्बन अटैच ही नहीं है तो उस कार्बन के पास हाइड्रोजन कैसे होगा? जब उस कार्बन के पास और जब अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे होगा? यानी केनिजारो रिएक्शन इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन केनिजारो रिएक्शन दे देगा। आपको ध्यान में ये रखना है कि केनिजारो रिएक्शन सिर्फ वही देते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इस रिएक्शन में करना क्या है कि आपको फॉर्मल्डिहाइड का 2 यूनिट लेना है। देखिए मैं दोनों यूनिट को ले लिया हूँ और उसको कंसनट्रेटेड KOH के साथ रिएक्ट कराना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि केनिजारो रिएक्शन में जो बेस रहता है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। और हमने अपने पिछले रिएक्शन में चेक किया था एल्डोल रिएक्शन में कि उसमें जो बेस रहता है NaOH वो डिल्यूटेड था। आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड KOH भी यूज कर सकते हैं, NaOH भी यूज कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपने बेस कौन सा लिया है। आप KOH यूज करिए या फिर NaOH यूज करिए, आपको प्रोडक्ट सेम मिलेगा।
तो जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखिए ये इस फॉर्मेल्डिहाइड से क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा तो C के पास एक H चला जाएगा और O के पास एक चला जाएगा, और बन क्या जाएगा, देखिए मिथेनॉल बन जाएगा। और जो फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा यूनिट था उससे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। कैसे चेक कर लेते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो H है, यहाँ पे जो KOH लिए थे आप यहाँ पर सोडियम का ही सॉल्ट बना सकते हैं, पोटेशियम का भी सॉल्ट बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने बेस कौन सा लिया है। तो होगा ये कि यहाँ से एक H टूटेगा और इसके जगह पे जो सॉल्ट बनाना है वो जुट जाएगा। तो आपको केनिजारो रिएक्शन से कौन कौन सा प्रोडक्ट मिला, पहला पोटेशियम फॉर्मेट और दूसरा मिथेनॉल। तो आपको ये याद रखना है कि केनिजारो रिएक्शन में आपको सॉल्ट मिलता है और मिथेनॉल बनता है। अब डिफरेंस चेक कर लेते हैं यहीं पे हम लोग किसके बीच, एल्डोल कंडेंसेशन के बीच और केनिजारो रिएक्शन के बीच। तो सबसे पहले हम लोग उसमें जो रीजेंट यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। एल्डोल रिएक्शन में हम लोग डिल्यूटेड बेस का मतलब डिल्यूटेड NaOH या फिर डिल्यूटेड KOH का प्रयोग करते हैं एल्डोल रिएक्शन में। और वहीं बात किया जाए केनिजारो रिएक्शन की, तो इसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड KOH या फिर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का यूज करेंगे। और रिएक्टेंट की बात कर लिया जाए तो एल्डोल रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट वो होता है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, लेकिन केनिजारो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ डिफरेंस थे केनिजारो रिएक्शन में और एल्डोल रिएक्शन में, और दोनों रिएक्शन तो हम लोग अच्छे से समझ ही लेते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अब हमारा 9th रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। ये रिएक्शन तो आप लोगों ने 11th में ही पढ़ ली होगी, लेकिन ये रिएक्शन आपको 12th में ही पढ़नी होगी। हमको लेना है RCOONA और इसको रिएक्ट कराना है NaOH प्लस CaO और हीट दे देना है। तो होगा क्या कि ये देखिए NaOH से Na और इसमें से Na, दोनों Na मिलकर Na2CO3 बना लेंगे। कैसे, ये देखिए ये Na एक और ये एक Na हो जाएगा और यहाँ से COO मिल जाएगा और CaO का O इसके साथ मिलकर CO3 बना लेगा, और हमारे पास Na2 है ही तो हमारे पास क्या बन जाएगा Na2CO3, और साथ ही हमको मिल जाएगा RHB जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। यहाँ से जो H बचा है वो RH हो जाएगा और Na2CO3 हमको साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, जिसको हम लोग VHVZ रिएक्शन भी कहते हैं, इसका शॉर्ट नेम है। तो आइए हम लोग इसको भी जान लेते हैं। इसमें हम लोग को लेना है RCH2COOH और इसको रिएक्ट कराना है X2 रेड फॉस्फोरस के साथ और H2O के प्रेजेंस में। यहाँ पे X की जगह हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं। तो होगा ये कि इसमें से एक H, जैसे ये CH2 है तो इसमें का एक H हट के X आ जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा RCH, एक H के जगह X आ गया है और बाकी सब कुछ सेम है। तो ये बन जाएगा हमारे पास अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको समझ में आया ही होगा, एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ से एक H हटेगा और ये जो X है वो रिप्लेस कर देगा एक H को, और हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, जहाँ पे X को हम लोग केवल क्लोरीन और ब्रोमीन ही ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं जी। तो इस चैप्टर का जो रिएक्शन थे एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी रिएक्शंस थे अब ख़त्म हो गए। अब हमारे पास जो लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अमीन्स, उसी में के रिएक्शंस हम लोग को देखने हैं। तो चलिए हम लोग अमीन्स के रिएक्शन देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को टोटल 3 रिएक्शन ही देखने हैं, काफ़ी इजी रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग पहला रिएक्शन देख लेते हैं गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ये काफ़ी लेंदी रिएक्शन है लेकिन है काफ़ी इजी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको भी ये इजी लगने लगेगा। तो सबसे पहले हमको जो रिएक्टेंट लेना है वो है थैलिमाइड। आपको थैलिमाइड लेना है। अब थैलिमाइड को किससे रिएक्ट करना है, KOH से। जब आप थैलिमाइड को KOH से रिएक्ट करेंगे तो आप ज़रा देखिए ये OH माइनस ये K प्लस, OH माइनस एक H को लेके H2O को बाहर निकाल लेगा और हमारे पास बन क्या जाएगा NK। बाकी ये सब सेम रहेगा, ये H की जगह K आ जाएगा। देखिए
N माइनस के प्लस आ गया ना, ये H तो OH के साथ मिलकर H2O बना लिया और बाकी इस H की जगह K आ जाएगा। देखिए कितना आसान था। उसके बाद हम लोग को करना क्या है, RX लेना है। इसमें भी सेम है, ये देखिए R प्लस फॉर्म में होगा, X माइनस फॉर्म में होगा। यहाँ से K प्लस X माइनस को अप्रोच करके KX बाहर निकाल लेगा, प्लस KX माइनस KX साइड प्रोडक्ट बना लेगा। और फिर K की जगह, जैसे यहाँ पर H की जगह K आ गया था, वैसे यहाँ पर K की जगह R आ जाएगा। तो ये देखिए K की जगह R आ गया। उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है, NaOH के प्रेजेंस में NaOH इसको रिएक्ट करा देना है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। और साथ में जो हम लोग को चाहिए था अमीन्स RNH2 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा हमको। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन से हमको 1 डिग्री अमाइन ही मिल सकता है, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री नहीं मिल सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर NaOH का 2 ठे टर्म है, तो 2 ठे Na हमको मिल जाएगा Na प्लस में और 2 ठे ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। और क्या होगा, RH बाहर निकल जाएगा। तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ये हो जाएगा और साथ में हमको RNH2 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। अब हम चलते हैं अमीन्स चैप्टर के दूसरे रिएक्शन पे। तो हमारा दूसरा रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी काफ़ी ईजी है। देखिए कैसे ईजी है, नाम से क्लियर है, ब्रोमामाइड मतलब यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट में हमको अमाइड लेना है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ ब्रोमामाइड है, तो यहाँ पर अमाइड ले सकते हैं आप रिएक्टेंट में, और साथ में यहाँ पे ब्रोम दिया है तो आप डाइब्रोमीन ले लेंगे। तो जब आप डाइब्रोमीन और 4NaOH के प्रेजेंस में अमाइड को रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से C कार्बोनिल ग्रुप बाहर आ जाएगा, इसको आप बाहर निकाल दीजिए। जो बचा RNH2 वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, RNH2। यही हमको चाहिए था 1 डिग्री अमाइन। और बाकी आप साइड में लिख ही सकते हैं, ये देखिए 4NaOH से यहाँ पे आप 2Na2 और C यहाँ जो आप बाहर निकाले थे CO3 लिख देंगे। फिर यहीं से 2Na आपके पास रहेगा तो 2NaBr लिख देंगे आप, और 2H2 आपके पास रहेगा तो साइड प्रोडक्ट ये आपको तीनों चीज़ मिल जाएगा। बट यहाँ मेन बात ये है कि यहाँ पे आपको 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा, बस आपको COO बाहर निकाल देना है। देखिए कितना रिएक्शन ईजी था, आपको नाम से ही क्लियर था, आपको अमाइड लेना है। यहाँ पे ब्रोम है तो आपको डाइब्रोमो ले लेना है और 4NaOH2 के साथ रिएक्ट करा देना है। फिर आपको जो इसमें कार्बोनिल ग्रुप है COO उसको निकाल देना है, जो बचेगा RNH2 वो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हो गया दूसरा रिएक्शन। चलिए अब हम अपने तीसरे रिएक्शन पे चलते हैं। तो अमाइन चैप्टर का तीसरा और आखिरी रिएक्शन, और इस वीडियो का भी आखिरी रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। काफ़ी इजी रिएक्शन है, आपको 1 डिग्री अमाइन लेना है, क्लोरोफॉर्म और 3KOH के प्रेजेंस में रिएक्ट कराना है, साथ ही आपको इसको हीट भी देना है। तो आपको प्रोडक्ट में कार्बाइल अमाइन मिल्क बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास कार्बाइल अमाइन बन के तैयार हो गया है। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। और साइड प्रोडक्ट है 3KCl + 3H2O। हुआ ये है कि ये N और ये C बॉन्ड बना लिए हैं, तो हमको मिल गया है RN+C। और साथ में हमारे पास जो बचा था इसमें का 3K और इसमें का 3Cl मिल के बन जाएगा 3KCl, और बाकी हमारे पास 3H2O बन के तैयार हो जाएगा। तो ये रिएक्शन की हम लोग होप करेंगे कि आपको समझ में आए होंगे ये सारे रिएक्शन। हमने इस वीडियो में आपको केवल रिएक्शंस बताए हैं, इसके मैकेनिज़म्स नहीं बताए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इनके मैकेनिज़म्स भी बताएं तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम अगली वीडियो में आपको इनका मैकेनिज़्म भी बता देंगे। तो वी विल होप दैट ये वीडियो आपके लिए वर्कफुल और नॉलेजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही वर्कफुल वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि उसका लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत और जल्द से जल्द मिल सके। तो पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।